दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी मासूम लड़की की है जिसकी जिंदगी एक साइको किलर के हाथ में है। मगर डरावनी बात यह है कि वह साइको किलर पास्ट में है। अब पास्ट में होते हुए वह इस लड़की को कैसे कंट्रोल कर रहा है, यही हम आज की इस धमाकेदार मूवी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम सुयन नाम की लड़की को देखते हैं, जो वीकेंड की छुट्टियों में अपने पुराने घर में आती है। उसे लेने के लिए उसका अंकल पाक आता है। सुयन अपने अंकल को बताती है कि उसका फोन कहीं गिर गया है, तो पाक उसे अपना फोन देने लगता है। मगर सोयन उसे मना कर देती है और घर की लैंडलाइन को ठीक कर अपने नंबर पर कॉल करती है। मगर अब उसका नंबर स्विच ऑफ होता है। दरअसल सोयन इस वक्त काफी मुसीबतों से गुजर रही होती है, क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है और उसे ब्रेन ट्यूमर है। सोयन की डैड की मौत हो चुकी है, जिसकी जिम्मेदार वह अपनी मॉम को समझती है। सोयन जब अपनी मॉम से मिलने के बाद जब वापस अपने घर पर आती है, तो उसके फोन पर किसी अनजान लड़की की कॉल आती है, जो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वो सोयन से कहती है कि तुम सही थी, कि मेरी मॉम सच में पागल है। वह हर वक्त मुझे कमरे में बंद रखती है। सोयन उसे कहती है कि यह रॉन्ग नंबर है। उसके बाद सोयन सोने चली जाती है। तभी सोयन को कुछ गिरने की आवाज आती है, तो वह देखती है कि उसके पेरेंट्स की फोटो दीवार से गिर गई है। सोयन उस फोटो को दोबारा लगाने के लिए दीवार में कील ठोकने लगती है, तो उसे पता चलता है कि इस दीवार के पीछे कुछ है। सोयन उस दीवार को तोड़ देती है, तो वह देखती है कि वहां पर बहुत सारी सीढ़ियां हैं जो नीचे तहखाने में जा रही हैं। सोयन डरते हुए तहखाने में आ जाती है, जहां उसे एक डायरी मिलती है, जिसके अंदर एक लड़की की फोटो होती है, जिसे साल 1999 में खींचा गया है। सोयन उस फोटो को लेकर अपने अंकल के पास आती है और उसके बारे में पूछने लगती है। तब पाक उसे बताता है कि इस लड़की का नाम योंगसू है, जिसकी मॉम एक तांत्रिक थी, जो लोगों पर जादू टोना किया करती थी। तुम्हारे डैड ने इन्हीं से यह घर खरीदा था। रात में फिर सोयन को कॉल आती है, जिसमें दूसरी तरफ फिर वही लड़की होती है, जो सोयन को कहती है कि उसकी मॉम उसे जलाने वाली है। ये सुनकर सोयन डर जाती है। फिर हम उस लड़की और उसकी मॉम को देखते हैं कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि यनसु है। यनसु की मॉम उसे जलाने लगती है, लेकिन यनसु किसी तरह बच जाती है। अगले दिन फिर यनसु सोयन को कॉल करती है, तो सोयन उससे उसका नाम और एड्रेस पूछती है। वो एड्रेस सोयन के घर का ही होता है। ये ना सुनकर सोयन को पता चलता है कि वह जिस लड़की से बात कर रही है, वह असल में 20 साल पीछे है, यानी पास्ट में है। मगर यनसु को यकीन नहीं होता, तो सोयन यनसु के यकीन को और पक्का करने के लिए उसे बताती है कि आज शाम एक प्लान क्रश होने वाला है। तो यसु बड़ी बेसब्री से न्यूज देखने लगती है और सोयन का कहा सच हो जाता है। ये देखकर अब यसु को यकीन हो जाता है कि वो जिस लड़की से बात कर रही है, वो 20 साल आगे भविष्य में है। यंसु तुरंत सोयन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम यह सब कैसे जानती हो। तो सोयन उसे बताती है कि मेरे पास तुम्हारी डायरी है, जिसमें उस द्वार के एक सिंगर की भी फोटो है। सोयन उसे उस सिंगर का गाना भी सुनाती है और उसे बताती है कि तुम यकीन नहीं करोगी कि हम दोनों एक ही घर में अलग अलग वक्त में मौजूद हैं। इसके बाद ये दोनों रोज बातें करने लगती हैं। सोयन उसे भविष्य की चीजों के बारे में बताती है, जिसे यनसु बहुत ध्यान से सुनती है। इन दोनों की बातों से हमें भी पता चलता है कि यनसु जिस लेडी के साथ रहती है, वह उसकी सौतेली माँ है। सोयन भी उसे अपने बारे में बताती है कि मेरे डैड की मौत मेरी मॉम की गलती की वजह से हुई है, क्योंकि वह गैस बंद करना भूल गई थी। फिर 21 नवंबर को एक कपल अपनी बेटी के साथ यंसु के घर को खरीदने आता है। यह और कोई नहीं बल्कि सुयन और उसके पेरेंट्स होते हैं। यंसु तुरंत सुयन को कॉल करती है और उसे उसके डैड की आवाज सुनाती है। अपने डैड की आवाज सुनकर सुयन इमोशनल हो जाती है, तो यसु उसे कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को फिर से जिंदा कर सकती हूँ। और अगले दिन जब यंसु की मॉम घर से बाहर जाती है, तो यंसु मौका मिलते ही अपने घर से भाग जाती है और वहां से सीधे सुयन के पहले घर पर आती है। सोयन बड़ी बेसब्री से यसु के कॉल का इंतजार कर रही होती है। वहीं यंसु वक्त रहते गैस बंद कर देती है, जिसकी वजह से सोयन के डैड की जान बच जाती है। अब वो हादसा टलते ही प्रेजेंट टाइम में यूसुएन के मोबाइल पर एक कॉल आती है, जो कॉल उसके डैड की होती है। यह देखकर
स्वयं पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है और तभी समय का चक्र घूमता है और स्वयं अपने पुराने घर में आ जाती है, जहां वह सबसे पहले अपनी मॉम को देखती है, जो बिल्कुल ठीक होती है। तभी वहां उसके डैड आते हैं, जिन्हें देखकर सोयन को यकीन नहीं होता। वह अपने डैड को बड़ी ही आश्चर्य भरी नजरों से देख रही होती है। तो सोयन के डैड उसको अपने गले से लगा लेते हैं। तब सोयन को यकीन होता है कि वह कोई सपना नहीं देख रही, बल्कि वह सच में उसके डैड हैं। सोयन तुरंत यंसू को कॉल करती है और उसे थैंक्स कहती है, जिसके बाद वह यंसू को अब उसके पसंदीदा सिंगर के सॉन्ग सुनाती है, जिन्हें यसू रिकॉर्ड कर अपने पास रख लेती है। अब यसू के पास भविष्य में आने वाले सभी सॉन्ग मौजूद थे। वहीं सोयन भी अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश थी। लेकिन तभी यंसू की मॉम उसका फोन पकड़ लेती है और यंसू को बहुत मारती है और उसके ऊपर कोई जादू टोना करती है। सोयन चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। तो सोयन यंसू के बारे में रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि यंसू पहले ही इस घर में मर चुकी है। अब सोयन यंसू की कॉल का इंतजार संगीत करती है। यंसू जैसे ही कॉल करती है तो सुयन उसे बताती है कि आज रात तुम्हारी मॉम तुम्हें मारने वाली है। यह सुनकर यंसू शॉक हो जाती है। वो आज रात अपने बिस्तर पर नहीं सोती। अब जैसे ही उसकी मॉम उसे मारने लगती है तो वह देखती है कि यंसू वहां पर नहीं है। तभी पीछे से यसू अपनी मॉम के पास आती है और अपनी मॉम से पूछती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारी किस्मत में कई खून लिखे हैं। उनकी जान तभी बच सकती है अगर तुम्हारी मौत हो जाए। ये सुनकर यंसू को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी मॉम को मार देती है। वहीं सोयन उसकी कॉल का इंतजार कर रही होती है। तभी यंसू उसे कॉल करती है, जिसकी आवाज सुनकर सोयन को बहुत सुकून मिलता है। अब पास्ट में यंसू अपनी लाइफ अपने तरीके से जीती है। वह बेहतरीन खाना खाती है और बहुत सारे ड्रेसेस खरीदती है। उधर प्रेजेंट टाइम में पाक सोयन के घर स्ट्रॉबेरी लेकर आता है। सोयन जैसे ही स्ट्रॉबेरी खाती है तो उसका रस सोयन के कपड़ों पर गिर जाता है। फिर हम पाक को पास्ट में देखते हैं, जहां वह यंसू के लिए भी स्ट्रॉबेरी लेकर आता है। यंसू आज बहुत खुश होती है। वह पाक को सारी ड्रेसेस दिखाने लगती है, तो पाक उन स्ट्रॉबेरी को फ्रिज में रखने लगता है। तो वह देखता है कि फ्रिज के अंदर यंसू ने अपनी मॉम की लाश के टुकड़े रखे हुए हैं। उन्हें देखकर पाक बहुत ज्यादा डर जाता है। अब खुद को बचाने के लिए यंसू उसे भी मार देती है और सोयन को कॉल करती है। तभी सोयन देखती है कि स्ट्रॉबेरी का दाग उसके कपड़ों पे से खुद खत्म हो गया है। अब सोयन हैरान हो जाती है और नीचे आकर अपने पेरेंट्स से पाक के बारे में पूछने लगती है। तो वह लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने ये नाम पहली बार सुना हो। अपना शक दूर करने के लिए सोयन अपना फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें रखी स्ट्रॉबेरी भी गायब होती है। सोयन वहां से सीधी पाक के फार्म पर आती है तो वह देखती है कि अब वह फार्म भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है, मानो जैसे यहां सालों से कोई भी खेती ना हुई हो। ये देखकर सोयन पूरी तरह हैरान हो जाती है। वह दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन आती है और उनसे पार्क के बारे में पूछने लगती है। तो पुलिस ऑफिसर उसे बताता है, मिस्टर पार्क तो कई साल पहले मर चुके हैं। उन्हें मारने वाली लड़की का नाम यंसू था। ये सुनकर सोयन के होश उड़ जाते हैं। घर पहुंचने पर जब यंसू की कॉल आती है तो सोयन उसे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने अपनी मॉम और मिस्टर पाक को मार दिया है। यंसू चौंक कर सोयन से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो सोयन उसे बताती है कि मेरे पास तुम्हारी फाइल है, जिसमें लिखा है कि तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया था, जिसके बाद तुम्हें उम्र कैद हो गई थी। ये सुनकर यंसू शॉक हो जाती है और वह सोयन से कहती है कि मुझे पता लगाकर बताओ कि पुलिस को कैसे पता चला कि ये दोनों खून मैंने किए हैं। लेकिन अब सोयन एक खूनी का साथ देने से मना कर देती है। तो यंसू उसे याद दिलाती है कि तुम्हारे डैड को मैंने बचाया था और अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन सोयन कॉल काट देती है। यह देखकर यंसू गुस्से से पागल हो जाती है। वह पूरे दिन सोयन को कॉल करती है, लेकिन सोयन उसकी कॉल पिक नहीं करती। अब यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। पास्ट में उसी दिन सोयन के पेरेंट्स सोयन को लेकर यस्सू के घर पर आते हैं, क्योंकि उन्हें घर के डॉक्यूमेंट्स पर यस्सू की मॉम के साइन चाहिए थे। अब उन्हें देखकर यस्सू के दिमाग में एक घिनौना आइडिया जन्म लेता है। वो बड़ी चालाकी से उन दोनों को घर के अंदर ले लेती है।
वहीं प्रेजेंट में सुएन के डैड उसे ड्राइव करना सिखा रहे थे। अब पास्ट में यसु जैसे ही सुएन के डैड को मारती है तो वह प्रेजेंट में से भी गायब हो जाते हैं। सुएन समझ जाती है कि पास्ट में उसके डैड मर चुके हैं। वह दौड़कर वापस अपने घर पर आती है, पर अब वह घर पूरी तरह से बदल चुका होता है और सुएन की मॉम भी गायब हो जाती है। तभी उसे फिर से कॉल आती है। उसे बिना वक्त जाया किए सुएन कॉल पिक कर लेती है और यंसू पर बहुत गुस्सा होती है। मगर सुएन की मजबूरी ये है कि वह चाहकर भी पास्ट में नहीं जा सकती। यंसू उसे बताती है, तुम्हारे डैड की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, क्योंकि तुमने मेरी कॉल पिक नहीं की थी। साथ में वो सुएन को एक और डराने वाली बात बताती है। वो कहती है, संगीत, कि तुम इस वक्त मेरे सामने बैठी हो, तो अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मुझे 1 घंटे में पता लगाकर बताओ कि पुलिस मुझ तक कैसे पहुंची। अब खुद की जान बचाने के लिए सुएन यसु की बात मान लेती है और वह कैसे पकड़ी गई थी इस बारे में रिसर्च करने लगती है। तो उसे एक बात का पता चलता है कि जिस दिन यसु को पुलिस ने पकड़ा था उसी दिन शहर में एक गोडाउन में शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्लास्ट हुआ था। अब सुएन खुद की जान बचाने के लिए एक प्लान बनाती है। 1 घंटा पूरा होने के बाद यंसु दोबारा सुएन को कॉल करती है तो सुएन उसे बताती है, पुलिस को तुम्हारा फेंका हुआ चाकू मिलेगा जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान होंगे। लेकिन वह चाकू पुलिस 1 घंटा पूरा होने के बाद यंसु दोबारा सुएन को कॉल करती है तो सुएन उसे बताती है, पुलिस को तुम्हारा फेंका हुआ चाकू मिलेगा जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान होंगे। लेकिन वह चाकू पुलिस के हाथ लगने से पहले तुम्हें उसे कबाड़ी से लेना होगा। सुएन जानबूझकर यंसु को उस गोडाउन में भेज देती है। वह कहती है कि वह कबाड़ी आज 5 बजे तुम्हें इसी जगह पर मिलेगा। यंसु तैयार होकर उस गोडाउन में पहुंच जाती है और उस आदमी का इंतजार करने लगती है। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है। यंसु देखने के लिए गोडाउन से बाहर जाती है और तभी वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, मगर यंसु बच जाती है। उधर प्रेजेंट टाइम में सुएन इसी कसमकस में थी कि उसका प्लान कामयाब हुआ है या नहीं। तभी सुएन के फोन की रिंग बजती है और सुएन की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। सुएन डरते हुए कॉल पिक करती है, मगर इस बार दूसरी तरफ छोटी सुएन होती है जो हेल्प के लिए बड़ी सुएन को पुकार रही होती है। पर तभी फोन यंसु ले लेती है जो सुएन से कहती है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी यंसु खोलता हुआ पानी छोटी सुएन के पैर पर डाल देती है। अब पास्ट में पैर जलते ही प्रेजेंट में भी सुएन का पैर जलने लगता है। सुएन दर्द से चिल्लाने लगती है, लेकिन यंसु यहीं नहीं रुकती। वो सुएन को बताती है कि थोड़ी देर में तुम्हारी माँ अपने पति को ढूंढते हुए यहाँ आने वाली है। यह सुनकर सुएन तेजी से पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ती है और वहां से यसु की फाइल चुरा लेती है, जिसके बाद वह यंसु को उस चाकू और उसे उठाने वाले का सही एड्रेस बताती है। एड्रेस मिलते ही यंसु वहां पहुंच जाती है और उस आदमी को मारकर सारे सबूत जला देती है। सबूत खत्म होते ही वह घर फिर से चेंज हो जाता है। तभी सुएन को पता चलता है कि उसकी मॉम यंसु के घर जाने से पहले पुलिस स्टेशन गई थी, जिसके बाद एक बाई ऑफिसर भी उसकी मॉम के साथ यसु के घर पर जाता है, मगर यंसु ने उस पुलिस ऑफिसर और उसकी मॉम को भी मार दिया था। यह देखकर सुएन दोबारा उसी घर में आती है ताकि जो पास्ट में हुआ है उसे बदल सके। लेकिन इस बार जब वह इस घर में एंटर होती है तो यह अरवाय खाया एकेताय जीरे उतायदायाब सेंगडे, यानी इस समय इस घर में यंसु भी मौजूद होती है, यानी यसु भी अब पास्ट एंड प्रेजेंट टाइम में मौजूद है। अविति है। खैर, पास्ट में सुएन की मॉम उस ऑफिसर पास जाती है और अपने पति और बेटी के बारे में पूछने लगती है, तो यसु उन्हें बताती है कि वह दोनों यहाँ नहीं आए हैं। तो सुएन की मॉम यंसु के संगीत फोन से अपने घर पर कॉल करती है, जिसे प्रेजेंट टाइम में सुएन पिक करती है। वह तुरंत अपनी मॉम को वहां से निकलने के लिए कहती है। सुएन की मॉम को समझ में नहीं आता कि यह लड़की उसे मॉम क्यों बोल रही है। तभी आयने से यंसु आए पो बारी हसे उस्ताव ऑफिसर पर हारी दे पत साब्र हमला तात साथ स्ता कर स्तिया बत उसे मार दे देती है संगीत।
यसु यह देखकर सुयन की मॉम डर जाती है और अपनी जान बचाते हुए एक कमरे के अंदर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ यंसू सुयन के ऊपर हमला कर देती है, तो सुयन भी किसी तरह अपनी जान बचाकर एक कमरे में आ जाती है। अब यह दोनों माँ बेटी अलग अलग समय में एक ही कमरे में होती है और इन दोनों को मारने के लिए यंसू कमरे के बाहर खड़ी होती है। तभी सुयन की मॉम को का संगीता बाहर से उसकी बेटी की आवाज आती है, जिसे सुनकर वह दरवाजा खोल देती है। पर तभी पीछे से यंसू आकर उस पर हमला कर देती है, जिसमें वह बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। मगर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सुयन की मॉम यंसू को लेकर नीचे कूद जाती है, यसू के। और तभी हम देखते हैं सुयन प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। सुयन को लगता है कि उसकी मॉम नहीं रही, इसीलिए वह सैसिडीरी हॉस्पिटल में आती है, तो उसे पता चलता है कि इस नाम की पेशेंट यहाँ कभी नहीं आई है। यह सुनकर सुयन पूरी तरह हर्ट हो जाती है और अपने डैड की कब्र पर आ रखकर रोने लगती है। तभी यहाँ सुयन की मॉम आती है और उन्हें जिंदा देखकर सुयन बहुत खुश होती है और अगले ही पल हमें पता चलता है यसू ने पूरा गेम ही पलट दिया था। दरअसल प्रेजेंट वाली यसू ने पास्ट वाली यसू के पास फोन किया था और उसे बताया था कि सुयन की मॉम एक ऑफिसर को लेकर तुम्हारे पास आ रही है। इस वजह से यसू पहले से ही तैयार थी। फिर हम सुयन की मॉम का हाथ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सुयन की मॉम ऊपर से गिरने के बाद बच गई थी और उसके बाद हमें 2 यंसू दिखाई जाती है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक और टाइमलाइन खुल चुकी है और छोटी सुयन जो कुर्सी से बंधी हुई थी, फिर हमें वह दिखाई जाती है जो कि टाइमलाइन चेंज होने की वजह से जवान हो चुकी है और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है।